हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेल हाइड्रोलिक्स की। बेल हाइड्रोलिक्स जो सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपसे स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन या फिर पोरोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या फिर आपने कंड्यूट वो ड्यूपिट्स एंड थीम्स एनालिसिस पढ़ी होगी, जहाँ पे बेल्स की बात करते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। इस पे बेस्ड आपको 2-4 न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, इसके थ्रू आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चंस को करने का, और साथ ही साथ थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, और इसमें डेरिवेशंस को भी 1 बाय 1 एक एक करके दिखा दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बेल हाइड्रोलिक्स का टॉपिक, और इसमें पहला पॉइंट है वो है स्पेसिफिक यील्ड। तो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक यील्ड? तो स्पेसिफिक यील्ड होता है, it is the ratio of volume of water yielded under the gravity effect to the total volume of the water। देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर में से जो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल रहे हैं अंडर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट, उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक यील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटी के थ्रू जो हमने वाटर को यील्ड किया है अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक यील्ड। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रिटेंशन आपको समझना होगा कि स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है। तो स्पेसिफिक रिटेंशन इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट। ठीक है, जो रुक चुका है। यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को यील्ड कर रहे थे, और यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिटेन करने की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट। ग्रेविटी इफेक्ट हो रहा है लेकिन फिर भी हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर रुका हुआ है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रिटेंशन। SR इक्वल टू द वॉल्यूम रिटेन्ड अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ओके, अब आप देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, तो आप इसको देखिएगा। ये क्या है? SY स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल टू क्या होता है? पोरोसिटी होता है। इस पे बेस्ड आपको एक एक नंबर में छोटे छोटे एग्जाम्स, SSC JEE या फिर JEE एग्ज़ाम से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन, कोई पेपर आप देने जाएंगे तो यहाँ SY प्लस R इक्वल टू N कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अब आइए कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ट्रांसमिसिबिलिटी का कोएफिशिएंट ये जो है, ये क्या होता है? ट्रांसमिसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं T से, या कुछ किसी भी से आप डिनोट कर सकते हैं। आप कोई भी अपनी तरफ से नोटेशन दे सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है? ये होता है थिकनेस ऑफ द एक्वीफर इनटू द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। The coefficient of permeability is nothing but it is the velocity of the water under the soil। लेकिन हम वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड। लेकिन हम इसमें H से और मल्टीप्लाई करें तो ट्रांसमिसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। भाई, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अनकन्फाइंड एक्वीफर। देखिए, थीम्स एनालिसिस जब हम करते हैं तो अनकन्फाइंड एक्वीफर का कुछ ये फार्मूला मिलता है। ओके, और जब हम ड्यूपिट्स की एनालिसिस करते हैं तो अनकन्फाइंड एक्वीफर का कुछ ये फार्मूला मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये K इक्वल टू Q इक्वल टू आप देख सकते हैं K पाई कैपिटल H स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर अपॉन 2.303। ओके, अभी हमने देखा ड्यूपिट्स थ्योरी। तो ड्यूपिट्स थ्योरी में आपने यहाँ पर डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने का फार्मूला देख लिया है। अब हम यहाँ से R को कैलकुलेट करने का फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। R इक्वल टू है, R बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होती है वो डायग्राम के थ्रू से समझेंगे। तो देखिए, R का फार्मूला है 3000 इंटू S। S इज़ द ड्रा डाउन इनटू द बेल, और यहाँ पर ये रूट में K है। K इज़ द परमेबिलिटी। और S ड्रा डाउन कैसे निकलता है? तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये कैसे आता है? चलिए इसकी भी एनालिसिस अभी हम देखेंगे आगे चल करके। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का फार्मूला, या जो इसकी जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 150 मीटर से 300 मीटर के बीच में या उसके बराबर होनी चाहिए। स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ टेस्ट वेल इन द मीटर्स। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। ओके, वो हमने देखा था अनकन्फाइंड एक्वीफर। यहाँ पर अगर कन्फाइंड एक्वीफर पूछ लिया जाता है
तब आपको क्या करना होगा। तो कन्फाइंड एक्वीफर वो चीज़ होती है कि अगर हम वहाँ पर बेल की बात करते हैं, एक्वीफर की बात करते हैं, एक्वीफर इज अ टाइप ऑफ सॉइल या फॉर्मेशन सॉइल का होता है। तो इसमें हम क्या देखें, ऊपर से भी कन्फाइंड, नीचे से भी कन्फाइंड। तो हम नीचे से एक ऐसी चीज़ है, हम इसमें कितना बेल पेनिट्रेट करें जहाँ से हमें पानी मिल जाए, और नीचे से क्या होता है, थोड़ा कन्फाइंड होता है। तो इस डेप्थ को हम बोलते हैं एच। ओके, तो हम इस वाली लेयर को तोड़ते हुए ये जो हार्ड स्टेट है, इस वाली लेयर को तोड़ते हुए हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें एक्वीफर मिलता है, जहाँ से हम वाटर को लेते हैं। ओके, तो ये एक्वीफर होता है कन्फाइंड एक्वीफर्स। आप यहाँ पर इसमें थीम्स का फार्मूला ये देख सकते हैं, थीम ने क्या फार्मूला दिया था, 2πb/k h2-h1 2.303 log 10 R2/R1, वेयर b इज़ द विड्थ। और यहाँ से आप ड्यूपेट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग फार्मूला देख सकते हैं, 2πkb कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन 2.303 log 10 कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ओके, तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ना, ये जो हमने भी फार्मूले पढ़े थे, तो अगर हम पढ़ते हैं परमेबिलिटी, ओके, जो हम परमेबिलिटी पढ़ते हैं, परमेबिलिटी में हमें फील्ड टेस्ट करने होते हैं। तो फील्ड टेस्ट फील्ड टेस्ट में हमें इसी के थ्रू जाना होता है। तो यहाँ पर हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप सही तरह से इसको देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फील्ड टेस्ट अगर हम करते हैं तो वहाँ पर दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है पंपिंग आउट टेस्ट, एक होता है पंपिंग इन टेस्ट। ओके, तो फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पंपिंग आउट टेस्ट। ओके, दो तरह के टेस्ट होते हैं, फील्ड कैपेसिटी ऑफ द फील्ड टेस्ट ऑफ द परमेबिलिटी को कैलकुलेट करने के दो टेस्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट। ओके, तो इस पर जाने से पहले हमको टाइप्स ऑफ एक्वीफर समझना होगा, या फिर जो भी पंपिंग इन टेस्ट होता है इसके लिए क्या क्या अजम्पशंस होती हैं। तो पंपिंग इन टेस्ट मतलब थीम्स एनालिसिस की अजम्पशंस दो ही होती हैं कि हॉरिजॉन्टल रेडियल होनी चाहिए, मतलब रेडियस हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, ठीक है, जो रेडियल फ्लो है, और लैमिनार फ्लो शुड बी लैमिनार। तो लैमिनार फ्लो में फ्लो टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्वीफर्स की अगर आप बात करें, एक्वीफर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है अनकन्फाइंड एक्वीफर और एक होता है कन्फाइंड एक्वीफर। तो एक्वीफर्स होते क्या हैं, ठीक है। एक्वीफर्स इज अ टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं आपको ये भी समझना होगा, सॉइल फॉर्मेशंस। तो सॉइल फॉर्मेशंस होते हैं हमारे चार टाइप के। एक होती है एक्वीफर टाइप की सॉइल, एक बोलते हैं एक्वीफर, और दूसरा बोलते हैं एक्वीक्लूड बोलते हैं, ठीक है, और एक बोलते हैं हम एक्वाटार्ड। ओके, एक्वीफर बोलते हैं, एक्वाटार्ड बोलते हैं, एक्वीक्लूड बोलते हैं, और नेक्स्ट होता है आपका एक्वीफ्यूज। ओके, तो आपको यहाँ से टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस चार दिख रहे हैं। ओके, अगर हम ग्राउंड वाटर अकरेंस की बात करेंगे तो ग्राउंड वाटर अकरेंस में आप थोड़ा और पढ़ सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट एग्जिस्ट इन द पोर स्पेसेस एंड द फीचर्स एंड द फ्रैक्चर्स। पोर स्पेसेस में होते हैं और फ्रैक्चर्स में होते हैं। फ्रैक्चर्स किस में होते हैं? फ्रैक्चर्स रॉक्स में होते हैं। कह सकते हैं ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट एग्जिस्ट इन द पोर स्पेसेस एंड द फ्रैक्चर्स इन द रॉक एंड सेडिमेंट्स बीनीथ द अनसैचुरेटेड जोन of the soil which can flow freely into the well, tunnel, springs, etc. Groundwater occurrence mainly depends on the porosity, saturated and the unsaturated zones, permeability of the soils, aquifers and the storage coefficients. तो aquifers तो अभी हम पढ़ेंगे एक्वीफर्स के बारे में। तो उससे पहले आप ये टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस देख सकते हैं, सॉइल फॉर्मेशंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चार मिलेंगे, एक्वीफर मिलेगा, एक्वाटार्ड मिलेगा, एक्वीक्लूड मिलेगा, एक्वीफ्यूज मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्वाटार्ड सॉइल कहाँ पर होती है, एक्वीफ्यूज कहाँ पर होता है, कन्फाइंड एक्वीफर कहाँ पर होता है और अनकन्फाइंड कहाँ पर होता है। ये देखिए आप एक्वीफर्स के लिए एक लाइन, ये सॉइल सरफेस है और ये वाटर लेवल हमने बना रखा है, ठीक। कन्फाइनिंग यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे, ये देखिए एक कन्फाइनिंग यूनिट है, इसके बीच में ये थोड़ा कन्फाइंड है, मतलब ऊपर से ही बंधा हुआ, नीचे से ही बंधा हुआ, मतलब कन्फाइंड हो गया ये। तो एक कन्फाइंड एक्वीफर हो गया। इसके बीच में यहाँ पर एक्वीफर टाइप की सॉइल है जहाँ पर हमें वाटर मिलेगा, और ये ऊपर है एक्वाटार्ड और ये नीचे का तो एक्वीफ्यूज। ओके, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए एक्वीफर क्या होता है,
वाटर वेयरिंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट कैन स्टोर एंड yield यूजेबल अमाउंट ऑफ द वाटर। जिस वाटर के अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं उस वाटर को स्टोर भी कर लेता है और उसको बाहर भी निकालने की क्षमता रखता है, उसको लोगों को देने की भी क्षमता, यील्डिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, अब देखिए एक्वाटाइड की अगर बात करते हैं, ए वेल ऑफ लो परमेबिलिटी एडजेसेंट टू एन एक्विफर एंड मे सर्व एज द स्टीरेज यूनिट। ओके, ये एक्विफर के एडजेसेंट जगह पर ये एक्विफर होता है, इससे थोड़ी दूर पे मान लिया, ये देखिए एक्विफर, इससे थोड़ी दूर पे ये एडजेसेंट इसके एक ऐसा सॉइल फॉर्मेशन होता है जहाँ परमेबिलिटी बहुत लो होती है और जो वाटर को स्टोर कर सकता है लेकिन यील्ड नहीं कर सकता है। आप इस बात को समझिए। और एक्विक्लूड की बात करिए, अ सॉलिड एंड द इम्परमिएबल। ठीक है, हम एक्विक्लूड की बात कर रहे हैं। इस सॉलिड एंड इम्परमिएबल एरिया ओवरलाइज एक्विफर प्रेशर विच काज कन्फाइंड एक्विफर जोन। ठीक है, ये एक्विक्लूड टाइप की एरिया है जिसको हम कन्फाइंड एक्विफर जोन बोलते हैं। तो वो होता है एक्विक्लूड टाइप का एरिया कि सॉलिड होता है और इम्परमिएबल एरिया होता है जो ओवरले होता है इन दोनों के ऊपर। देखिए, सॉलिड और इम्परमिएबल एरिया ओवरले कर रखा है इसने एक्विफर टाइप की सॉइल को। ठीक है, तो हम इस चीज़ को बोलेंगे कन्फाइंड एक्विफर जोन, तो इसे ही हम बोलते हैं एक्विक्लूड। और नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक्विफेज इम्परमिएबल बॉडी ऑफ द रॉक विच कंटेन नो इंटरकनेक्टेड ओपनिंग्स। ठीक है, इम्परमिएबल बॉडी ऑफ द रॉक्स, ऐसी रॉक की बॉडी आप जानती हैं इम्परमिएबल होती है जिसमें कोई भी इंटरकनेक्टेड ओपनिंग नहीं होती। तो हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे भाई, इस चीज़ को बोलेंगे एक्विफ्यूज। ओके, तो भाई हमने सॉइल फॉर्मेशंस देखे हैं जिसमें हमने एक्विफर देखा है, एक्विक्लूड देखा है, एक्विफ्यूज देखा है, एक्विटार्ड देखा है। ओके, अब हम मूव करेंगे अनकन्फाइंड एक्विफर। ये जो होता है इसका डेरिवेशन क्या होता है, अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अनकन्फाइंड एक्विफर में आपको डिस्चार्ज कैलकुलेट करने को बोल सकता है या फिर आपसे परमेबिलिटी पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है यहाँ पर K/D जिसको बोलते हैं हम ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप यहाँ पर देखिए, एक आपको यहाँ पर बेल बनाना है। ठीक है, जो बेल जाएगा इम्परमिएबल स्ट्रेटा पर और आप यहाँ पर देखेंगे एक वाटर लेवल आपको मिलेगा W। आपने इसमें क्या है कि एक बेल को पेनिट्रेट कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनिशियल में इसका ड्राडाउन कुछ ये था, वाटर का लेवल ये था। जो हमने इसमें पंपिंग आउट किया है तो इसका ड्राडाउन, ये मतलब कि इसका कुछ कम हो गया है ये हाइट। तो देखिए एक लेवल इसका कुछ आप देख सकते हैं ये था और जब हमने वाटर को निकाला है तो कुछ लेवल ये हो गया है। ओके, तो आपको ये जो चीज़ मिलेगी आप इसको बोल सकते हैं ड्राडाउन। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो पूरी हाइट है ये हाइट ऑफ द बेल है, ये पहला बेल आपका, इसकी पूरी हाइट देखी गई है यहाँ पर। ओके, अब आप यहाँ पर ये डेल्टा ऐसे देख सकते हैं। ओके, और आप यहाँ से AR देखेंगे, R2 - R1, ये दूसरा बेल इन्होंने लिया है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी बेल। और यहाँ पर इसने ये रेडियस ली है। ओके, तो ने इसकी रेडियस को एक रेडियस इसको माना है RW, इसको माना है R2, R1, R2। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए ये ड्राडाउन कर्व आपको कुछ ये ड्राडाउन मिल पा रहा है, ये कुछ इसका ड्राडाउन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमको क्या लेना है, R तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, R इज द रेडियस विच देयर इज नो, मतलब वो जहाँ पर नो ड्राडाउन, या फिर इसको बोल सकते हैं R इज द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। वेलोसिटी ऑफ द जनरल डिस्टेंस R, वेलोसिटी एनी जनरल डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेल। तो सेंटर ऑफ बेल से R डिस्टेंस पर वेलोसिटी क्या होगी,
तो देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, आपको फार्मूला लगाना है B प्रोपोर्शनल टू I, जिसको बोलते हैं डार्सी लॉ। आप यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K आएगा, K इज द कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज द वेलोसिटी। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और देना हो, I क्या होता है, I होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय dH/dr। ओके, तो आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इक्वल टू BA आपको करना होगा। तो B की वैल्यू है KI और ये मिलेगा आपको A। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं Q इक्वल टू KIA, Q इक्वल टू KIA आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, तो लेकिन आपको यहाँ पर A की वैल्यू क्या लेनी होगी, A की वैल्यू हो जाएगी 2πr इंटू H। 2πr इज अ परिधि और H आप ले लेंगे हाइट, तो आप इसको एरिया बोल पाएंगे। और dH/dr दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जैसा कि अभी बताया है। ओके, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर एरिया कौन सा लिया है। एरिया हमने कौन सा वाला लिया है, तो H हम बात करेंगे स्मॉल h द हाइट हम कुछ ये मान लेते हैं। ओके, इनिशियल में हम स्मॉल h हाइट मान लेते हैं। और आप यहाँ पर कुछ इस चीज़ की अगर बात करेंगे तो ये मिलेगा पूरा का पूरा पेरीमीटर, इसको बोले 2πr, ये आपका पेरीमीटर और h हो जाएगी क्या, हाइट। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर 2πrh dH/dr इंटू K मिला है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर dr निकाल लेना है और dr/r आप इसकी मल्टीप्लाई कुछ इधर कराएंगे तो r dr/r आ जाएगा। dH उधर चल ही रहा है, तो आपको ये चीज़ मिल पा रही है। ओके, ये इक्वेशन मिल पा रही है। तो आपको क्या करना, r1 से r2 की हम बात करेंगे तो r1 से r2 हम ये ले लेंगे लिमिट। और dr/r की अगर बात करेंगे, अगर इंटीग्रेशन 1/r की बात करते हैं तो ये क्या होता है, होता है भाई log r। तो log नहीं, यहाँ पर log e आएगा, log बेस e इंटू r की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अपना लिमिट दे रखी r2 से r1। तो आप यहाँ पर बोलेंगे log e ब्रैकेट में r2 माइनस r1, और इधर आपका q चल रहा है। ये हमने एक साइड की बात कर ली है, लेकिन अगर हम इधर दूसरी साइड की बात करेंगे तो इधर आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन h का हो रहा है, h के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, h²/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो h²/2 कहने का मतलब यहाँ पर हमने r1 से r2 की बात करी थी, तो यहाँ पर हम h1 से h2 की बात करेंगे। तो देखिए, तो h2 का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर और बटे 2 अपना चल ही रहा है। और आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2πk मिल रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो πk। ओके, आपको यहाँ मिलेगा πk h2 का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई आप यहाँ पर लिख सकते हैं log e r2 माइनस r1। ओके, ये फार्मूला आ गया Q का। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं वैल्यू ऑफ K, अगर आप यहाँ से K को कैलकुलेट करना चाहते हैं तब आपको क्या करना होगा। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको परमेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो K इक्वल टू आप लगा सकते हैं Q इंटू 2.303 log 10, जो हमारा E था बेस, हमने उसको 10 में चेंज कर लिया है, तो r2/r1 हो जाएगा यहाँ पर अपान h2 माइनस h2 का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर। आप कुछ इस तरह से और बटे में पाई भी कर सकते हैं। ओके, तो जनरल फार्मूला फॉर स्टडी स्टेट डिस्चार्ज थ्रू द अनकन्फाइंड एक्यूफर। अब देखिए, अनकन्फाइंड एक्यूफर के लिए स्टडी स्टेट में जो हमने फार्मूला कैलकुलेट किया है वो कुछ है ये। ओके, अब हम बात करेंगे, अगर हम ड्यूपिट एनालिसिस की बात करते हैं और थीम्स एनालिसिस की बात करते हैं, तो देखिए थीम्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एक हम लेते हैं ऑब्जर्वेटरी वेल, लेकिन ड्यूपिट एनालिसिस में हम ऑब्जर्वेटरी वेल नहीं लेते हैं। तब आप यहाँ से देखिएगा भाई, ड्यूपिट एनालिसिस
देखिए ड्यूपिट एनालिसिस में आप थोड़ा यहाँ पर पढ़ सकते हैं H1 इक्वल टू द H0 एट द बेल, R1 इक्वल टू द RW, दिस इज द मेन बेल एट फॉर द डिस्चार्ज फॉर द डिस्टेंस। ओके, अब H2, ठीक है, अगर हम H1 की बात करेंगे वो आएगा H0 और H2 की बात करेंगे वो आएगा HW या कैपिटल H बोल सकते हैं उसको। ओके, तो R जो वैल्यू होती है जिससे बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, इसकी वैल्यू होती है 15 से लेकर 30 मीटर तक। तो R का फार्मूला कुछ ये है जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, 3000 इंटू S0, S0 इज द ड्रा डाउन स्टेडी स्टेट में और रूट में K। अब देखिए यहाँ से आपने Q का फार्मूला ये कैलकुलेट किया है ड्यूपिट एनालिसिस से, ठीक है। तो H2 की वैल्यू कैपिटल S बोली है और H1 की वैल्यू S0 बोली है। ओके, कैपिटल R अपॉन RW, तो आपका कुछ ये फार्मूला बनेगा। उसके बाद अगर आप थीम्स एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेटरी बेल लेते हैं। तो देखिए ये तो आपका मेन बेल था और मेन बेल से आपने एक ऑब्जर्वेटरी बेल ले लिया और दूसरा ऑब्जर्वेटरी बेल ले लिया। तो देखिए मेन बेल से, मेन बेल की रेडियस RW, मेन बेल से इसके सेंटर से जो पहला ऑब्जर्वेटरी बेल है ये, इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है R1 और दूसरा ऑब्जर्वेटरी बेल जो है ये, तो इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है R2। ओके, तो देखेंगे इसमें ड्रा डाउन जो है वो है भाई, इसकी अगर बात करें इसमें है H1 हाइट और इसकी बात करेंगे तो ये भाई H2 हाइट। अगर आप टोटल की बात करेंगे, ये जो बड़ा वाला बेल था अपना, ओके, ये जो अपना मेन बेल है या अनकन्फाइंड एक्वीफर की बात बोल सकते हैं, डेप्थ ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर दैट इज द कैपिटल H। ओके, तो आप इसके रिस्पेक्ट में इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको देखिए, एक सेकेंड आपको थोड़ी बात ध्यान में देनी होगी। तो देखिए आप इसका ड्रा डाउन इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो H माइनस H2 आपको करना होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ H2। ओके, अगर आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको कैपिटल H में से H1 को घटाना होगा, तो ये वैल्यू निकलेगी H1। तो देखिए ये वैल्यू है आपकी H2 और ये वैल्यू है आपकी H1। और आपको ड्रा डाउन अगर बात करेंगे, डिफरेंस की बात करनी है, ओके, तो आप डिफरेंस में H2 माइनस H1 बोल सकते हैं या H1 माइनस H2 कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं। अब आप आगे देखेंगे रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके, और आप ये देखिए थीम्स एनालिसिस से ये जो फार्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था वही फार्मूला वैलिड है थीम्स एनालिसिस के लिए ही। एक्चुअली हमने थीम्स एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए फार्मूला डेरिवेट किया था। अकॉर्डिंग टू द थीम्स थ्योरी फॉर द अनकन्फाइंड एक्वीफर, टू ऑब्जर्वेशन बेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेस्ट बेल वी विल नीड। हमको ज़रूरत होती है 2 ऑब्जर्वेटरी बेल की टेस्ट बेल से कुछ डिस्टेंस पर। आप इसकी डीमेरिट्स देख सकते हैं। ये होता मोर टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है बट गिव्स द बेटर रिजल्ट, लेकिन बहुत ही बेटर रिजल्ट देता है। अब आप बात करेंगे कन्फाइंड एक्वीफर। एक एक्वीफर ऐसा जो कन्फाइंड है, ओके, आप ये देख सकते हैं कि हमने इस वाले डायग्राम में ऊपर से हमने कोई भी बात नहीं की, हमने एक्वीफर पेनिट्रेट किया है। ओके, हम बेल को पेनिट्रेट करते चले गए, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से तो बेल अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो रहा था, लेकिन बाद में एक हमें इम्परमिएबल स्ट्रेटा मिला है, हमने उसको भी पेनिट्रेट किया है और नीचे जगह है तो भी हमें एक इम्परमिएबल स्ट्रेटा मिला है। लेकिन हमें बीच में क्या मिला है ना कि जैसे हमने इस इम्परमिएबल लेयर को पेनिट्रेट किया और नीचे वाली लेयर के पास गए तो वहीं पर हमें क्या मिल गया भाई, एक ही लेयर को जैसे हमने पेनिट्रेट किया हमें मिल गया एक्वीफर। और ये एक्वीफर कैसा हो जाए, ऊपर से भी और नीचे से भी बंधा हुआ है, मतलब ये कन्फाइंड है। दिस इज द कन्फाइंड एक्वीफर। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। दिस इज द कन्फाइंड एक्वीफर। ओके, जब आपने ये कन्फाइंड एक्वीफर देख लिया है तो आपको ये भी देखना होगा कि ये जो एक्वीफर था इसकी डेप्थ ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर इज द D। और आप यहाँ पर भी 2 ऑब्जर्वेटरी बेल्स को लेंगे। तो देखिए हमने एक बेल कुछ ये ले लिया, दूसरा बेल हम कुछ बोल देंगे ये कुछ इस तरह से। तो हम इन 2 ऑब्जर्वेटरी बेल्स को कंसीडर करने के बाद हम फार्मूला को डेरिवेट करेंगे, बोथ थीम्स एनालिसिस होगी। लेकिन हम एक बार दूसरी बार क्या करेंगे, हम टेस्ट बेल लेंगे और दूसरा हम इसको
जहाँ तक इसका ड्रा डाउन कर्व आएगा और जहाँ पर ये ड्रा डाउन कर्व खत्म होगा वहाँ तक की रेडियस को हम बोले रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कैपिटल आर, और इसके सेंटर की रेडियस ऑफ बेल इज द आर डब्ल्यू, दिस इज द कैपिटल एच और दिस इज द एच डब्ल्यू। आप कुछ इस तरह से बोल देंगे, एच नॉट से बोल देंगे। तो इस तरह से हम जो फार्मूला डेरिवेट करेंगे वो होगा किसके लिए, वो होगा ड्यूपिट्स थ्योरी के लिए। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर जो भी एनालिसिस की है वो हमने इस वाले पोर्शन के लिए की है। ओके, तो इस वाले पोर्शन के लिए हमें वेलोसिटी का फार्मूला लिखना होगा। तो वेलोसिटी जैसा कि आपको बताया v इक्वल टू के आई होता है। ओके, v इक्वल टू के आई होता है, तो i की वैल्यू dh/dr हो जाएगी, dh/dr हो जाएगी i की वैल्यू। बट अगर हम डिस्चार्ज की बात करेंगे तो हमें एरिया इंटू वेलोसिटी करना होगा। तो एरिया का फार्मूला, तो देखिए आपको कुछ एरिया का फार्मूला यहाँ से लेना होगा। तो देखिए आपको ये कुछ देखना होगा कि ये जो वाटर है अपना कुछ इतनी डिस्टेंस से पेनिट्रेट हो पा रहा था। दिस इज द एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर। अपना एक्यूफर तो केवल इतना ही था, इसमें कुछ वाटर का लेवल ये था और इससे हमने कुछ इतना नीचे ले आए थे। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वाटर जो कुएं की पूरी सरकमफरेंस से जाएगा तो इसे बोलेंगे 2πr। और अगर आप कितनी हाइट से जा रहा है वो जा रहा है डेप्थ ऑफ एक्यूफर मतलब 2πr इंटू डी हमें यहाँ पर करना होगा। ओके, तो वही हमने यहाँ पर एरिया की वैल्यू ली है 2πr इंटू डी हमने किया है, इंटू dh/dr इंटू के हमने ये जो वैल्यू यहाँ पर ली है आप देख सकते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने इसको सेपरेट कर दिया है, dr हम इधर ले आए हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया है, बटे में r इधर कर दिया है। उधर क्या रहा अपना 2π रहा है और उधर अपना d रहा है, उधर अपना dh रहा है और अपना साथ में k रहा है। अब क्या करेंगे भाई, R2 से R1 और H2 से H1 के बीच हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और फार्मूला कुछ मिलेगा ये Q इक्वल टू 2π KD H2 माइनस H1 अपॉन 2.303 log बेस 10 R2/R1। अगर ये देखिए ये फार्मूला, दिस फार्मूला इज़ वैलिड फॉर द थीम्स एनालिसिस। अगर आप इसको ड्यूपिट्स के थ्रू जाएंगे तो आपको H2 को कैपिटल H बोल देना है और इसको H0 आप बोल सकते हैं, और R2 को आपको बोलना है कैपिटल R और R1 को RW। ओके, इस तरह से आपका फार्मूला यही रहेगा और मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्यूपिट्स थ्योरी, और ड्यूपिट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपको रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की वैल्यू नहीं पता है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो थीम्स थ्योरी अभी हमने बताया है आपको, थीम्स थ्योरी में H1 इज ग्रेटर देन द H2, R1 इज ग्रेटर देन द R2, KD मीन्स द ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वल टू द परमेबिलिटी पर यूनिट विड्थ। ओके, परमेबिलिटी पर यूनिट विड्थ आप बोल सकते हैं। और आगे के डायग्राम आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की। तो स्पेशल केस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या स्पेशल केस है। देखिए कन्फाइंड एक्यूफर, देखो बेल विल पेनिट्रेट ओनली अप टू द टॉप इम्परमिएबल लेयर। स्फेरिकल फ्लो अकर्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेल। देखिए कन्फाइंड एक्यूफर तो आप जानते हैं जिसमें हम वेल को पेनिट्रेट करते हैं अप टू द इम्परमिएबल लेयर। जब तक हमको इम्परमिएबल लेयर नहीं मिल जाती है तब तक हम वेल को पेनिट्रेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द कन्फाइंड एक्यूफर, अनकन्फाइंड नहीं, कन्फाइंड एक्यूफर। और देखिए स्फेरिकल फ्लो अकर्स विसिनिटी ऑफ द वेल। अगर वेल के आसपास के एरिया में बात करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा भाई, वहाँ पर मिलेगा स्फेरिकल फ्लो। तो आप स्फेरिकल फ्लो कुछ इस टाइप का देख सकते हैं, ये आपको मिल पा रहा है। दिस इज द इम्परमिएबल स्ट्रेट, दिस इज द इम्परमिएबल स्ट्रेट। और बीच में अगर आप इस डेप्थ की बात करेंगे तो हम इस डेप्थ को कुछ डेप्थ डी बोल दे रहे हैं। आप इस पूरी हाइट की बात करेंगे जहाँ से ड्रा डाउन कर्व खत्म होता है, यहाँ पर ड्रा डाउन कर्व खत्म होता है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कैपिटल H, और इस चीज़ को बोलेंगे कि वाटर का लेवल यहाँ पर था तो ये था H0 और हमने पेनिट्रेट किया है कुछ हाइट तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई क्यों स्फेरिकल डिस्चार्ज क्या होगा। तो देखिए
आप चाहे कोई भी फार्मूला याद करिए ना करिए, बाकी फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यू स्फेरिकल आपको अगर पूछ लेगा तो आपको इसका आंसर करना ही होगा। तो इसके लिए आपको क्या फार्मूला लगाना है, क्यू स्फेरिकल इक्वल टू 2 पाई के गामा डब्ल्यू एच माइनस एच नॉट। ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। देखिए क्यू स्फेरिकल इक्वल टू द क्या होता है, जो रेडियल फ्लो होता है, रेडियल डिस्चार्ज होता है, उसका 30 टाइम्स होता है या डिवाइडेड बाई 30। ओके, क्यू स्फेरिकल इक्वल टू द क्यू रेडियल डिवाइडेड बाई 30। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ टू आइडेंटिकल बेल्स ऑफ द सेम रेडियस आर penetrated in the confined aquifer, then discharge at steady state in each bale will be comes as it is given by the Dupit's theory. The two identical bales of the same radius. Okay, दो identical बेल हैं और सेम रेडियस के हैं, उनको पेनिट्रेट किया जा रहा है कन्फाइंड एक्यूफर में, तब डिस्चार्ज स्टेडी स्टेट में हमको कैलकुलेट करना होता है। वो हम कैलकुलेट किसके थ्रू करेंगे, ड्यूपिट्स थ्योरी के थ्रू। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जहाँ यहाँ पर जो भी हम फ्लो डिस्चार्ज कैलकुलेट कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्टेडी स्टेट के लिए। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि देखिए ये बेल एक है भाई, ये Q1, ये डिस्चार्ज का Q1, ये दूसरा डिस्चार्ज Q2। ठीक है, तो इसको हमने डिस्चार्ज का सेम मान लिया है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये अपना कंसंट्रेटेड, ये सेंटर टू सेंटर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनकी B। तो देखिए दोस्त, इस सिचुएशन में आपको क्या बोलना होगा इसमें, तो देखिए अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको पता है तो इस सिचुएशन में आपको डिस्चार्ज ऑफ बेल 1 डिस्चार्ज ऑफ बेल 2 इक्वल टू द डिस्चार्ज Q, दोनों का डिस्चार्ज सेम होगा और आपको फार्मूला लगाना होगा ड्यूपिट्स थ्योरी का। ओके, तो 2 पाई के इंटू डी और कैपिटल H माइनस स्मॉल h नॉट और अपान में आपको करना होगा 2.303 log 10। ओके, तो जहाँ पर हम कैपिटल R करते थे वहाँ पर हमें R स्क्वायर करना हो क्योंकि बेल 2 है। अपान RW इज द रेडियस ऑफ मेन बेल, किसी एक बेल की ले लेते हैं रेडियस, और इनटू करेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेल्स, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेल्स। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन केस ऑफ द ड्यूपिट्स थ्योरी फ्लो विल बी लेमिनार, रेडियल और हॉरिजॉन्टल। ओके, ड्यूपिट्स थ्योरी के केस में फ्लो कैसा होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, लेमिनार हो सकता है, क्लिक करना है ऑप्शन। रेडियल की बात करेगा, ओके आप देख सकते हैं लेमिनार अगर ऑप्शन मिलता है तो वो आपको क्लिक करना है इन केस ऑफ द ड्यूपिट्स थ्योरी। रेडियल मिलता है वो भी आपको क्लिक करना है, रेडियल भी नहीं छोड़ना है। और या फिर बोल देता है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल भी आपको क्लिक करना है। ओके, अब हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ ये वहाँ पर हमने 2 बेल्स की बात करी थी, ये देखिए 3 बेल हमें मिल गए हैं कुछ इस टाइप में कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी बेल्स में जो डिस्चार्ज है वो सेम ही रहेगा, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। तो देखिए इस सिचुएशन में भी हमें ड्यूपिट्स एनालिसिस के थ्रू जाना होगा। तो देखिए यहाँ जैसा कि हमने उस सिचुएशन में 2 पाई के इंटू डी बोला था और कैपिटल H माइनस एच नॉट बोला था, क्योंकि वहाँ पर 2 बेल थे तो हमने 2.303 log 10 और हमने वहाँ पर R स्क्वायर लिया था क्योंकि वहाँ पर 2 बेल थे और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी B, और अपान हमने RW इंटू B कर दिया था। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें पूरा फार्मूला सेम रखना है, यहाँ तक सेम रखना है। तो वहाँ पर हमने 2 बेल थे तो R स्क्वायर लिया, यहाँ पर 3 बेल तो R की पावर 3 अपान, और हमें यहाँ पर लेना RW इज द रेडियस ऑफ बेल, और यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की अगर बात करें तो लेना B का स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ओके, तो फिर अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर that can be released by the gravitational effect from a unit volume of an aquifer। देखिए ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी रिलीज्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी रिलीज जो निकाला जा सकता है
बाय द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ओके, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस चीज़ को बोलेंगे स्पेसिफिक यील्ड। ओके, तो स्पेसिफिक यील्ड ये होता है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं थोड़ा स्पेसिफिक यील्ड के बारे में। स्पेसिफिक यील्ड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा देर नहीं लगाना है। देखिए, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर मटेरियल इज नोन एज। देखिए, फिर से वही बात है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी एक्सट्रैक्ट, मतलब निकाला जा रहा है, फिर से यहाँ पर निकाला जा रहा है, फिर से हम इसको बोलेंगे स्पेसिफिक यील्ड। तो देखिए, ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड को पूछने के दो तरीके थे, ठीक है, दोनों तरीके यहाँ पर बता दिए हैं किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्पेसिफिक यील्ड ऑफ एन अनकन्फाइंड एक्यूफर इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर विच विल फ्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द सॉइल फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल, जिसके थ्रू केवल सीपेज ही पॉसिबल है, बीइंग पार्शली परमिएबल एंड द कैपेबल ऑफ गिविंग इनसिग्निफिकेंट यील्ड इज क्लासिफाइड एज। ओके, ओनली सीपेज इज पॉसिबल, एक ऐसी सॉइल जिसमें केवल सीपेज पॉसिबल है, बट बीइंग पार्शियली परमिएबल, थोड़ा पार्शियली परमिएबल भी है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे। तो देखिए, इस चीज़ को या तो एक्यूफर बोलेंगे या फिर एक्यूटार्ड बोलेंगे या फिर एक्यूफ्यूज वो होता है जिसमें कुछ होता ही नहीं है। ओके, ये केवल ले सकता है, पानी दे नहीं सकता, वो एक्यूक्लूड ही होता है। ओके, वो एक्यूक्लूड, ये आप कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्शियली परमिएबल बट कैपेबल ऑफ गिविंग इज इनसिग्निफिकेंट यील्ड। ओके, वाटर को दे नहीं सकता है, केवल वाटर को सीप कर सकता है, तो यहाँ पर एक्यूटार्ड होगा। ओके, एक्यूटार्ड इज दैट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच डज नॉट यील्ड वाटर, ये वाटर को यील्ड नहीं करता फ्रीली टू वेल ड्यू टू इट्स लेस परमिएबिलिटी, although the seepage is possible through it, the yield from such formation is thus insignificant। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्यूफर होता है वो एक ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है जो वाटर को फ्रीली यील्ड कर सकता है और वाटर को स्टोर भी कर सकता है, मतलब सीप कर सकता है, परमिएबल होता है। लेकिन एक्यूक्लूड की बात करते हैं तो एक्यूक्लूड भी परमिएबल होता है, लेकिन वो थोड़ा कम परमिएबल होता है, लेकिन वाटर को यील्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम एक्यूटार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर लेस परमिएबिलिटी होती है, इसकी वजह से ये वाटर को डज नॉट यील्ड freely to the well due to its the less permeability, although the seepage is possible through it, the yield from such formation is thus insignificant। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह से डील किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझना है, जिसके थ्रू कि हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ हमारे आए हुए एग्जाम्स में। तो देखिए, आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन क्या है, एन एरिया ऑफ द 200 हेक्टेयर वाटर टेबल ड्रॉप्स बाई 4 मीटर, द पोरोसिटी 0.35 एंड द स्पेसिफिक रिटेंशन इज द 0.15, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज इन द एक्यूफर इज। तो हमें एक्यूफर में चेंज इन स्टोरेज कैलकुलेट करना है। ओके, एक्यूफर में चेंज इन स्टोरेज हमें कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन स्टोरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें रटे हुए फार्मूले पर कोई भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर हमें पहले तो ये क्या क्या दे रखा, पोरोसिटी 0.35, स्पेसिफिक रिटेंशन 0.15, तो पहले तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या जानते हैं, SR प्लस एस बाई इक्वल टू द एन, या कह सकते पोरोसिटी, तो हम यहाँ से एस बाई कैलकुलेट कर लेंगे। जो पोरोसिटी है 0.35, इसमें से हम स्पेसिफिक रिटेंशन घटा देंगे 0.15, तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी क्या, स्पेसिफिक यील्ड, वो है 0.2 या फिर 20%। अब हमें यहाँ पर चेंज इन स्टोरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए, स्पेसिफिक यील्ड इक्वल टू क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड
फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम। ओके ओके तो फिर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम आपको ये करना है, और मतलब वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टेड ही कहलाएगा क्या भाई, चेंज इन वॉल्यूम। तो देखिए भाई, चेंज इन वॉल्यूम हम करेंगे तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक यील्ड में मल्टीप्लाई कर देना होगा टोटल वॉल्यूम से, और स्पेसिफिक यील्ड हम जानते हैं वो है 0.2 या 20% 0.2, और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके वॉल्यूम की दिक्कत हो गई अब हमें, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एक बार हमें फिर से नज़र डालना है क्वेश्चन में, और फिर से देखना एन एरिया, कोई बात नहीं एरिया मिल गया भाई, एक हमें डायमेंशन और मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। वाटर टेबल ड्रॉस 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, एरिया अपना ये है, वाटर टेबल जा रहा है डेप्थ में कुछ 4 मीटर, हो गया अपना वॉल्यूम का भी काम हो गया। तो देखिए 0.2 लेना है, 800 अपना हेक्टेयर एरिया है। ओके कितना हेक्टेयर एरिया था, 200 हेक्टेयर अपना एरिया था, 200 हेक्टेयर अपना एरिया था। हेक्टेयर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वाटर टेबल था अपना 4 मीटर, तो अपना हो गया क्या, ये डिस्चार्ज हो गया, और इसमें हम 0.2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। ओके या फिर चेंज इन स्टोरेज। तो ये वैल्यू जो हमको मिल पा रही है 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, दिस इज द चेंज इन स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देखते देखते ही क्वेश्चन को कर देंगे आई होप। दिस इज 2 ऑब्जर्वेशन बेल penetrated into a confined aquifer and located the 1.5 kilometer apart in the direction of the flow indicated head of the 45 meter and 20 meter. If the coefficient of permeability of aquifer is 30 meter per day and the porosity is this, the time of travel of an inert tracer from one bale to another bale। देखिए क्वेश्चन को घुमाया है और इसने सारा डेटा आपको दिया है, लेकिन लास्ट में इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ एन इनर्ट ट्रेसर फ्रॉम वन बेल टू अनदर बेल। तो हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है भाई, टाइम कैलकुलेट करना क्या कोई ज़्यादा बड़ी बात है। आइए देखते हैं सोल्यूशन। द एवरेज फ्लो वेलोसिटी और द डिस्चार्ज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द थीम्स फार्मूला। तो थीम्स फार्मूला आप जानते हैं, अगर आप थीम्स फार्मूला नहीं जानते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल लगाना है फार्मूला कि हम जानते हैं डार्सी लॉ बी इक्वल टू के आई जानते हैं ना। तो जो हमें के की वैल्यू दे रखी है, तो जो हमें के की वैल्यू दे रखी है वो क्या है, वो भाई 30 है, और आई क्या होता है डेल्टा डी एच अपन डी आर। ओके हमें यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द हेड देखना है। ओके डिफरेंस ऑफ हेड हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या भाई, डिफरेंस ऑफ हेड कितना है 45 और 20, 45 माइनस 20 हमें यहाँ पर करना होगा, और इस किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेना होगा, ये 1500 मीटर हो जाएगा, और ये 45 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 25/1500 की अगर हम बात करेंगे, 25/1500 की अगर हम बात करेंगे तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हमें इसको 4 से डिवाइड करना होगा। ओके तो 4 से डिवाइड करना होगा, तो हम इसको 4 से भी डिवाइड कर देते हैं। तो 1 सेकेंड, हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 25 इंटू द 15 इंटू 100 4 आ जाएगा, और 15 चौका 60 आ जाएगा। तो 1/60 हमारी यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी कुछ। तो ये 30 अपना चल ही रहा है, और इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/60, तो ये जाएगा और यह जाएगा, यहाँ पर आएगा 0.5 मीटर पर डे। तो ये क्या आ गया भाई वेलोसिटी 0.5 मीटर पर डे। तो आई होप आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो बी इक्वल टू कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन सीपेज अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम जिसे बोलते हैं ट्रेसर, ओके एक बेल से दूसरी बेल तक जाने में, तो इसको हम बोलेंगे सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू द एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन द पोरोसिटी। तो देखिए एक्चुअल वेलोसिटी अपने यहाँ पर 0.5 आ रही है, और पोरोसिटी अपनी है 0.25। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे वो 2 मीटर पर डे आ जाएगा। और टाइम, ओके 1 सेकेंड, आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, तो बी इक्वल टू हम क्या जानते हैं डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हमें डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करना होगा ना। तो डिस्टेंस बाई 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर डिवाइड बाई 2, दिस इज द वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 750। तो देखिए 750 वाला आंसर में यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, बट बेसिकली हमने अपना जो सिंपल मैथमेटिक्स को लगाया है और हमने इसका आंसर ले लिया है। और आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखते ही देखते सॉल्व होना चाहिए, आई होप। तो देखिए वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ 3.0 into 10⁶ meter cube of the groundwater was pumped out from an unconfined aquifer uniformly from an area of the 5 kilometer square. The pumping lowered the water table from the initial level of the 0 point of initial level की अगर बात करें तो 102 से 99 मीटर गया, मतलब 3 मीटर ड्रा डाउन आया है। तो स्पेसिफिक यील्ड, ओके, तो हमें यहाँ पर स्पेसिफिक यील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो आपको भाई स्पेसिफिक यील्ड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा। तो पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक यील्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक यील्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड अपॉन द टोटल वॉल्यूम। तो देखिए टोटल एक्सट्रैक्ट कितना होगा, वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ग्राउंड वाटर पंप्ड आउट, मतलब इतना वाटर निकाल लिया गया भाई। ये वैल्यू आ गई डेल्टा बी की, बी द वॉल्यूम, इसकी यूनिट देख सकते हैं मीटर की, ओके। अब क्या है, एक्वीफर फार्मूली फ्रॉम एन एरिया ऑफ द 5 किलोमीटर स्क्वायर और द पंपिंग लोअर्ड द वाटर टेबल फ्रॉम द इनिशियल दिस एंड दिस, ओके। तो देखिए आपको वो डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा कि कितना हमने वाटर निकाला, 102 से 99 मीटर, तो यहाँ से हमें 3 मीटर ये मिला है। और हम इस 5 किलोमीटर स्क्वायर की बात कर सकते हैं, 10⁶ बोल सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये 3 × 10⁶ मीटर की उतना वॉल्यूम हमने पंप्ड आउट किया था। और अपना टोटल वॉल्यूम अपना ये था 5 × 10⁶, ये अपना एरिया था। और वाटर हमने 102 से 99 के बीच हमने वाटर निकाला, तो ये आ गया 3। तो क्या हुआ है ये, ओके, 9 3 12 ठीक, 5 3 15 की अगर बात करेंगे और 15 दूनी 30 ये हो जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 0.2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bale of the diameter of the 20 centimeter fully penetrates a confined aquifer after a long period of the pumping at a rate of the 2720 liter per minute. The observations of the drawdown taken at the 10 meter and the 100 meter distance from the center of bale are found to be the 3 meter and the 0.5 meter respectively transmissibility ऑफ द एक्विफरेज। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें ट्रांसमिसिबिलिटी कैलकुलेट करना, ट्रांसमिसिबिलिटी या ट्रांसमिसिबिलिटी की बात कर सकते हैं, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको बेल का डायमीटर ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर बेल, फुली पेनिट्रेटेड, कन्फाइंड एक्विफर, कोई बात नहीं, कन्फाइंड एक्विफर है भाई। आफ्टर द लॉन्ग पीरियड पंपिंग एट द रेट ऑफ द, इतनी कर दी हमने भाई 2720 लीटर्स पर मिनट कर दी। ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ड्रा डाउन टेकन है द 10 मीटर और द 100 मीटर, 10 मीटर 100 मीटर हमने ड्रा डाउन देख लिया भाई। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेल आर फाउंड टू बी 3 मीटर एंड 0.5 मीटर। ओके, बात को समझना है थोड़ा। यहाँ पर ये हमने कोई बेल लिया है जिसका डाया 20 सेंटीमीटर है, ओके, इसका डाया 20 सेंटीमीटर है। इस बेल से हम 10 मीटर की डिस्टेंस पे गए हैं, तब हमको ड्रा डाउन मिला है 3 मीटर, ओके। जब हम इस बेल से गए हैं 100 मीटर की डिस्टेंस पर, तो हमको ड्रा डाउन मिला है 0.5 मीटर। कहने का मतलब ये है, तो हमको यहाँ पर ट्रांसमिसिबिलिटी कैलकुलेट करना है। और देखिए आप ट्रांसमिसिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट एक फार्मूला लगा सकते हैं, जो फार्मूला रहेगा T = QT, ओके। आपको ये बात समझना होगा कि हम T किसकी बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, ओके। आपको पहले सिंपल फार्मूला बोलना है Q = ओके
Q इक्वल टू 2π K इंटू डी। K इज द परमिटिविटी, D इज द थिकनेस ऑफ एक्वीफर। नहीं दी है कोई बात नहीं, वो हमने के डी को हम T बोल सकते हैं डायरेक्टली। ओके, और इंटू, ओके, इंटू आपको लेना है H2 माइनस H1। यहाँ पर हमको H2 और H1 नहीं दे रखा, हमें यहाँ पर डायरेक्टली ही ड्रा डाउन दे रखा है। तो जो हमको ड्रा डाउन दे रखा है तो H1 माइनस H2 डायरेक्ट यहाँ पर बोल देना है। अगर हम यहाँ पर परमिबिलिटी की बात करते तो हम के डी की बात करते तो हम यहाँ पर H1 और H2 की बात करते हैं अपान log 10, ओके, R2 अपान R1 हमें ये लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ से T जब बाहर निकालेंगे तो Q को उधर भेजेंगे, बाकी सब चीज़ को इधर लाएंगे। तो देखिए Q की वैल्यू है 2720, लीटर को हम बदलेंगे मीटर क्यूब में, और पर डे की बात है तो 24 और 60, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये किस में बात आ गई है? ओके, तो ये पर डे की बात आ गई, लीटर पर मिनट की बात थी तो डे में हम ले आए हैं। अब देखिए आप यहाँ पर इंटू log 10 R2 अपान R1। R2 क्या है भाई? ये जो हॉरिजॉन्टल की हमने बात करी थी, ये 10 मीटर और 100 मीटर की बात जो हमने करी थी, तो ये क्या हो जाएगा भाई? जो 10 मीटर वो R1 है और जो 100 मीटर वो R2 है। तो यहाँ से आपको क्या ये कट जाएगा, 10 मिलेगा तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका काम खत्म हो गया। अब 2π S1 S2 ये आप लिख सकते हैं। और जो आपको आंसर यहाँ पर मिलने वाला है ट्रांसमिसिबिलिटी का, तो वो ये रहेगा, वैल्यू रहेगी T इक्वल टू 249.351 मीटर स्क्वायर पर डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ अच्छी तरह से, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमें एक्चुअली देखने को मिलते भी हैं। और जब हम कंपटीशन में बैठे होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हम डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत कम होती है, प्रैक्टिस नहीं। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना ही चाहते हैं तो आप कोई अच्छी वीडियो को देख लीजिए, उसको ओपन कर लीजिए, एक बार उस पूरी वीडियो को देखते रहिए। मुझे मालूम है कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता होगा, लेकिन जो मन नहीं करता है वही तो करना है। अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता तो हमें वही पढ़ना है, और जब हम पढ़ेंगे तभी हम कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो हम भाई बस यही टाइम पास होता रहेगा, समय जाता रहेगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन एन एक्वीफर एक्सटेंडिंग ओवर द 50 हेक्टेयर्स 150 हेक्टेयर्स, ओके, एक्वीफर है भाई 150 हेक्टेयर तक गया, मतलब 150 10 टू द पावर 4 इतना मीटर स्क्वायर, ये एरिया की बात है। एक एक्वीफर इतने एरिया में फैला हुआ है। वाटर टेबल इसका भाई 20 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वाटर टेबल ड्रॉप्ड द 23, एक समय के बाद इसका वाटर टेबल भाई 23 हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो, इसके पहले 20 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल था, फिर बाद में 23 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल हो गया। पोरोसिटी ऑफ द एक्वीफर इज दिस, स्पेसिफिक रिटेंशन इज द 0.15 द चेंज इन द ग्राउंड स्टोरेज ऑफ द एक्वीफर। हमें चेंज इन स्टोरेज की बात करनी है। तो देखिए भाई, चेंज इन स्टोरेज, हाउ कैन यू कैलकुलेट द चेंज इन स्टोरेज? तो आपको ये देखना होगा कि एक्वीफर से एक्सटेंड, एक्वीफर इतने में भाई एक्सटेंड है, एक्वीफर इतने में एक्सटेंड है, ओके, 150 हेक्टेयर में एक्सटेंड है। 20 मीटर नीचे इसका भाई वाटर लेवल है। एक समय आया कि इसका नीचे वाटर लेवल जो है इतना हो गया, तो कितना चेंज इन स्टोरेज हुआ? ओके, तो इसका डिफरेंस आपको मिलेगा 3 मीटर, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना, हमें यहाँ पर स्पेसिफिक यील्ड, हम जानते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एक्वीफर, और यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना होगा स्पेसिफिक यील्ड। तो स्पेसिफिक यील्ड जैसा कि अभी बताया है कि भाई ये कुछ इसका फार्मूला होता है, हम चेंज इन स्टोरेज कैलकुलेट करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा देनी होगी। तो देखिए पहले हम स्पेसिफिक यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो SR प्लस SY इक्वल टू द पोरोसिटी, एवरीबडी नो अबाउट इट। तो स्पेसिफिक यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए भाई, तो N में से हम SR को घटा देंगे, तो N कितना है? N अपना 40, और यहाँ पर SR की अगर बात करेंगे तो ये 15, तो कितना बचेगा भाई? बचेगा यहाँ पर अपना 25, तो इसको बोलेंगे 2.5, ओके।
तो कुछ ये वैल्यू हमें मिलेगी स्पेसिफिक यील्ड को कैलकुलेट करने की। वो वैल्यू है 0.25। अब नेगेटिव साइन सिग्निफाइज द डिक्रीज इन द स्टोरेज, कोई दिक्कत नहीं, उसको दिखाने दो। अब देखिए चेंज इन स्टोरेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वैल्यू में अगर हम स्पेसिफिक यील्ड की मल्टीप्लाई करा देते हैं, सिंपल अपना वही फार्मूला रहेगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना आसानी से। तो बी वैल्यू की अगर बात करें, टोटल वैल्यू भाई अपना अनकन्फाइंड एक्वीफर जो था 150 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ था। एक समय आया तो बिलो द ग्राउंड, तो इसका जो वाटर लेवल था बिलो द ग्राउंड लेवल 20 मीटर था वाटर लेवल इसका, ग्राउंड लेवल से 20 मीटर नीचे इसका वाटर लेवल था। लेकिन एक समय आया तो इसका भाई 23 मीटर हो गया। क्या हुआ कि उसमें से पानी निकाल लिया गया होगा ना, यही तो बात हुई है। तो इसको और इसको, इसके बीच का डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो वो आएगा 3। तो 15 × 45, यहाँ से हम 450 की बात करेंगे तो 450 इसको बोल सकते हैं 4.5 × 10⁶। ओके, अब क्या करें भाई, इसमें 0.25 से मल्टीप्लाई करा दो। 0.25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं। और मल्टीप्लाई कराने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ओके, तो आप यहाँ पर कुछ ये बोल सकते हैं कि हमने इस पॉइंट को हटाया, इस पॉइंट को हटाया, बटे में ले गए 3 0। 3 0 इससे इधर कटा है तो यहाँ पर भी बचा 10 की घात 3। तो 25 और 45 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे और आपको अगर नहीं आता है 25 और 45 की मल्टीप्लाई करना, तब क्या कर सकते हैं, करना सीखिए। देखिए उसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 4 से डिवाइड करिए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है आई थिंक, कोई बात नहीं, वो ही मत करिए। इधर लिखिए 45, इधर लिखिए 25, ओके, और इसकी मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दीजिए। 5 5 जा 25 का यहाँ पर 5 लिखना है, इधर 2 लगाना है। 4 5 जा 20 और 2 5 जा 10, 20 + 10 इज 30, 30 + 2 इज 32, इधर आएगा 3। तो 4 2 जा 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 11। तो 1125 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1125 जो हमने बात करी है 1125, और यहाँ पर अपने लोगों को जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 3 मीटर क्यूब। ओके, अब हमें क्या करना है, इससे अगर हम एक और ले लेते हैं पावर यहाँ पर तो 10⁴ हो जाएगा, हम उसको हेक्टेयर बोल सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया है, 112.5 हमने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर 10⁴ कर दिया है और मीटर क्यों कर दिया है। तो इस चीज़ को हम अगर कुछ और भाई थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर कुछ ये बोल सकते हैं ना, इसको बोलते हैं हेक्टेयर और इसको बोलते हैं मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पाया होगा, समझ में आया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। तो देखिए इसका आंसर बी करेक्ट था। और यहाँ पर जो हमने ट्रांसमिसिबिलिटी को कैलकुलेट किया है या ट्रांसमिसिबिलिटी को कैलकुलेट किया है, ये भी काफ़ी अच्छे तरह से आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस को और बनाइए, इनका डेटा बदलिए, डेटा बदलने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए, जिससे कि अगर आपको इस टॉपिक पे बेस्ड कहीं पर कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसको छोड़ के ना आएँ, उसको आप अच्छी तरह से डील कर पाएँ। और ड्यूपिट्स थ्योरी, थीम्स थ्योरी और कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर पर बेस्ड आप क्वेश्चंस को बनाइए। कहीं किसी भी बुक में मिलते हैं तो आप उस बुक से क्वेश्चन को निकालिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस वीडियो को देखिए, अगर इस वीडियो में देखने के बाद समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि भाई हमें ये क्वेश्चन अभी भी नहीं करना आ पाया है, फिर से डेरिवेशन को बताइए, या इस पे बेस्ड किसी भी फार्मूले को या किसी क्वेश्चन को और भी डिटेल में डिस्कस करिए, तो उसका भी डिस्कशन आपको दिया जाएगा। बेसिकली होता क्या है, अगर हम यूट्यूब पर बहुत से लेक्चर्स को जैसे हमें कोई भी डाउट आता है, अगर आप उस डाउट को लिख करके सर्च बार में और जब सर्च करते हैं तो क्या होता है कि आपको वेरियस टाइप के रिजल्ट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। तो वेरियस टाइप के रिजल्ट्स में आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि आप कौन सी वीडियो देखें जिसमें आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक परफेक्ट चैनल देख लेना है और जिस चैनल को देखना है उसके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को सलूशन के लिए कोई भी कमेंट अपना कर देना। अगर सलूशन आ जाता है तो आप उसी चैनल को प्रेफर कर सकते हैं।
प्रेफर कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, या फिर आप कोई जो है डाउट सॉल्विंग कोई भी प्लेटफार्म आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए हों तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप सही तरह से डिस्कस करते रहेंगे, सही तरह से लेक्चर्स को देखते रहेंगे। ओके, और डिटेल्ड डिस्कशन के लिए और जो वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग की अगर आपको PDF चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी डिमांड, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी इनका तो नहीं, लेकिन आपको मेनली व्हाट्सएप में ऐड हो जाना है और अपने डाउट्स को वहाँ पर बोलना है, या जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आपको वो भी बोल देना है, आपको उस टॉपिक वीडियो मिल जाएगी। बट बेसिकली हम इसके बाद जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए हमसे जुड़ने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।